Hello students. So in the continuation of this chapter electromagnetic waves, today we are going to continue from this characteristic and properties of electromagnetic waves. So students, in the last class I have explained you what are the electromagnetic waves. ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और जिनको प्रोपगेट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रोपगेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो बनती कहाँ से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर वेरी कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा? ये तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। मतलब अगर करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है और कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से अगर एक भी चेंज होना स्टार्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होना स्टार्ट हो गया तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो इस कंसेप्ट को यूज करके लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड यू शुड रिमेंबर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, दीज बोथ वेक्टर्स आर टाइम वेरिंग, दीज आर द टाइम वेरिंग फंक्शन। मतलब टाइम के साथ चेंज होना बड़ा जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? क्वालिटेटिवली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखें तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है तो हमारी वेव विल ट्रेवल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट c होती है ये 1/√μ0 ε0 के बराबर होती है। किसके इक्वल होती है? c इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। अब ये इसके c का वैल्यू कितना होता है? दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा कैसे? कुछ बच्चों ने इसको किया भी होगा तो मैं आपको ये बता देता हूं। हमें मालूम है, आई एम गिविंग यू द हिंट कि भाई 1/√μ0 ε0 की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कैसे होती है। और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर वेरिंग विद टाइम। सो 1/4πε0 की वैल्यू तो आपको पता होगी 9 × 10⁹ होती है और μ0/4π की वैल्यू भी आपको पता होगी कितनी होती है? 10⁻⁻7 होती है। तो इन दोनों को मैनिपुलेट करके, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ जाता है। इतनी बात हमारी हो गई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था एक कंसेप्ट जो पहला था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी करने से पहले हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस, जो सेट ऑफ 4 इक्वेशंस है, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस हम डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने गॉस-लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था, गॉस-लॉ इन मैग्नेटिज्म किया था और फैराडेज लॉज ऑफ EMI और एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाइड फॉर्म में डिस्कस किया था, जिसको कि एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंट्रोड्यूस की थी। अब इस क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और जनरली प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
हैं या मेन क्वेश्चंस इनके एप्लीकेशंस के ऊपर पूछे जाते हैं कि भाई इसका क्या मतलब यूज है या इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है। सो बिफोर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कॉमन है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेसेसरीली possess all these properties। सो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? पहली प्रॉपर्टी होती है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। आपने 11th क्लास केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा होगा कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में रेडिएशंस आर एमिटेड। जो उसका थर्ड पोस्टुलेट है, भाई हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, electron is revolving around the nucleus in hydrogen atom। so revolving electron does not radiate any energy, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्पीड फिक्स होती है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन किसी तरह की कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रेडिएट करता है? जब उसका ट्रांजिशन होता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रेडिएट करता है? E2 माइनस E1, मतलब कोई सेकेंड ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी E2 है और वो जंप करके ग्राउंड स्टेट में या लोअर किसी भी लोअर स्टेट में आ गया। तो जो थर्ड पोस्टुलेट है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, तो क्या होगा? उसका स्पीड चेंज होगा। स्पीड चेंज होगा तो एक तरह से उसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक तरह से उसमें एक्सेलरेशन आ गया ना। तो एक्सेलरेशन आ गया तो उससे क्या होता है? रेडिएशंस आर एमिटेड। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इन एन एटम, देन रेडिएशंस आर एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू, और ये hc बाई लेमडा के बराबर भी होता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो क्योंकि जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इट इज आल्सो रिलेटेड टू एनर्जी, बिकॉज वेव क्या होती है? वेव इज द मेथड, वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए मीडियम। एक जगह से दूसरी जगह में एनर्जी ट्रांसफर तो वेव के थ्रू होती है ना। तो जब वेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी एनर्जी कहां से आती है? उसकी एनर्जी एक्सेलरेटेड चार्ज। और जो ऑसिलेटिंग चार्ज है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑसिलेटिंग बॉडी होती है, ऑसिलेटिंग बॉडी का तो अपना एक्सेलरेशन होता है। कोई बॉडी अगर ऑसिलेट करेगी तो आप ये पक्की बात मान के चलिएगा कि उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लास 11th में हमने ऑसिलेशन के बारे में पढ़ा है कि ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशंस इज टू एंड फ्रो मोशन। सो टू एंड फ्रो मोशन में आप ये देखें कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। अगर मैं ये मान के चलूं कि स्पीड सेम है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वहां पर एनर्जी एसोसिएट होगा। तो ऑसिलेटिंग चार्ज इज another form of accelerated charge, मतलब oscillating charge is an accelerated charge। so they are तो जो मेन जो बेसिक रीजन है, द बेसिक रीजन ऑफ ओरिजिनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द ऑसिलेशन और एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में प्रॉपर्टी को स्टडी किया था कि भाई एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड प्रोडक्शन। मतलब जर्नली क्या होता है, हमने क्लास 11th में जो वेव स्टडी की है वो मैकेनिकल वेव है, और मटेरियल वेव भी हम उसको बोलते हैं। सो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। कुछ एयर में प्रोड्यूस होती हैं, कुछ वाटर की सरफेस पर प्रोड्यूस होती हैं, कुछ स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती हैं, ओके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने चेंज करना शुरू कर दिया तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट वेरिंग तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब इसके लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन एंड प्रोडक्शन।
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज इक्वल टू 1/√μ0 ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइनोसॉइडल वेरिएशंस इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली E0/B0 इज इक्वल टू c के इक्वल होता है। मतलब वेलोसिटी का, जब मैंने आपको जो पिछला जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर था उसमें हमने E/B को v के इक्वल प्रूव कर लिया था। ओके, किसी भी मीडियम में जो स्पीड होगा पार्टिकल का वो E/B के इक्वल होगा। और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करता हूं तो v E/B किसके इक्वल हो जाएगा? c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, अब मैं आपसे ये तो कह रहा हूं, आप सोचोगे कि सर ये तो बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ कैसे चेंज होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साइनोसॉइडली चेंज होता है, क्योंकि ऑसिलेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग एंड दीज ऑसिलेशंस आर सिंपल हार्मोनिक साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस। सो E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t माइनस kx। अब यहां पर क्या आता है, यहां मैंने लिख दिया माइनस kx। माइनस kx का मतलब जो कुछ भी यहां पर आएगा, मान लो x आया है तो माई वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पर अगर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती वेव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग, अगर किसी वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस kx है, सपोज किसी वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस kx है, तो इसका मतलब क्या है, वो वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t माइनस kx, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E0 sin ओमेगा t माइनस kx है, दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग ऑसिलेट कर सकता है? या तो z के अलोंग ऑसिलेट करेगा या y के अलोंग करेगा। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं EY। ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अलोंग अलोंग y एक्सिस, वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अबाउट z एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अबाउट z एक्सिस। सो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा? Bz इज इक्वल टू B0 sin ओमेगा t माइनस kx, और ये जो k है हमारा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और k इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी जो वेव है दैट इज दैट कंटेन्स एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है। अब एनर्जी जो होती है वो उसके कंपोनेंट की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होगी किसकी होगी? उसके कंपोनेंट की होगी। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ ये बहुत जरूरी है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पजेस एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट इक्वली। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वल होती हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E RMS। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का RMS वैल्यू है। हम RMS में जब साइनोसॉइडल वेरिएशंस हो रहे होते हैं तो हम RMS वैल्यू की बात करते हैं। और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है UB, ये BRMS स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और ये दोनों इक्वल होती हैं। सो टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? UE प्लस UB के इक्वल हो जाएगी। इसके बाद दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स, और उनको बोलते हैं फोटोन। जैसे एक्सरे है तो एक्सरे फोटोन, गामा रे है तो गामा रे फोटोन, तो इसलिए उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उसके बाद इनके यूजेस। तो एक टेबल गिवन है, टेबल इन NCERT, वो टेबल आप NCERT में कंसल्ट करना है और NCERT से उसको रीड करके आप लर्न कर लेना। उसमें क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन दिया हुआ है भाई, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका सबका वेवलेंथ का लिमिट, फ्रीक्वेंसी का रेंज, उसका जो ओरिजिन कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, और उनका डिटेक्शन कैसे होता है, और उनके यूजेस दिए हुए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन स्पेक्ट्रम पे और यूजेस पे भी पूछ लिया जाता है। मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूजेस पे और स्पेक्ट्रम पे, कि भाई कोई सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक